बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, मंगलपुर। गांव के बाहर फैले खुले खेतों में एक सुबह एक युवती मिट्टी में गोबर के उपले थाप रही थी। उस युवती का नाम था चंपा। काम करते करते वह मुंह में इलायची चबा रही थी और धीमी सी लोकधुन भी गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक थी। उसी कच्चे रास्ते से उस दिन राज्य का युवराज अर्जुन देव अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। वह अपने स्वभाव में तेज, घमंडी और शरारती माना जाता था। जैसे ही उसकी नजर उपले थापती उस सुंदर युवती पर पड़ी, उसके होठों पर एक चालाक सी मुस्कान फैल गई। उसने घोड़े की लगाम खींची, पास आकर बोला, अरे इलायची चबाने वाली खेतों की रानी, जरा यह तो बता, इस गांव का नाम क्या है? चंपा ने बिना घबराए उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, और तुम घोड़े पर इतराने वाले साहब, नाम जानने से पहले अपनी अकड़ उतारना सीखो। गांव का नाम है मंगलपुर। उसकी निर्भीकता और तीखे शब्द सुनकर युवराज का चेहरा तमतमा उठा। उसे पहली बार किसी साधारण गांव की लड़की ने इस तरह पलटकर जवाब दिया था। घमंड से भरे स्वर में वह बोला, आज तुमने मेरी शान को चुनौती दी है, याद रखना। युवराज अर्जुन देव ने घमंड से कहा, कल तुम्हारी किस्मत मेरी कहानी बनेगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में तुम्हें बीच राह में छोड़ दूंगा। ना तुम पूरी दुल्हन बन सकोगी और ना ही कुंवारी रहोगी। इतना कहकर वह मुड़ने लगा, लेकिन चंपा उसे यूं जाने देने वालों में से नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, और सुन राजमहल के राजकुमार, अगर तेरे ही बेटे से तेरे घमंड की धूल न चटवाई और तुझे सबके सामने लज्जित न करवाया, तो समझना कि मैं खेतों में पली साधारण बेटी नहीं हूं। उसके शब्द तीर की तरह अर्जुन देव के हृदय में चुभ गए। वह बिना कुछ कहे घोड़े को ऐड लगाकर वहां से लौट गया। राजमहल पहुंचते ही युवराज का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसने भोजन करना छोड़ दिया, चेहरे से हंसी गायब हो गई और वह अक्सर अकेले में खोया रहता। महाराज प्रताप देव और महारानी सौम्या बेटे की यह दशा देखकर चिंतित हो उठे। एक दिन महारानी ने कहा, स्वामी नया खून है, शायद कोई बात है जो वह हमसे नहीं कह पा रहा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उसके सबसे करीबी मित्र को बुलवाओ, शायद उसी के सामने उसका मन खुल जाए। अगले ही दिन युवराज के घनिष्ठ मित्र नीलकंठ को बुलाया गया। जब वह अर्जुन देव के पास पहुंचा और प्रेम से हालचाल पूछा, तो युवराज का सब्र टूट गया। उसने खेतों में काम करने वाली उस लड़की से हुई पूरी घटना सुना दी और यह भी बताया कि उसने कैसी चुनौती दी थी। अंत में भारी स्वर में बोला, मैं उसे चौथे फेरे में छोड़ने की धमकी दे आया हूं, अब यह चुनौती कैसे पूरी होगी? अपने मित्र की उदासी भरी बातें सुनकर नीलकंठ हंस पड़ा। उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे अर्जुन, इतनी सी बात पर तू राजकुमार होकर उपवास पर बैठ गया? चिंता छोड़, नीलकंठ ने आत्मविश्वास से कहा, इसका हल मैं खुद निकालता हूं। युवराज अर्जुन देव ने संदेह से पूछा, पर मेरे पिता इस झमेले में क्यों पड़ेंगे? नीलकंठ मुस्कुराया, बस मुझ पर भरोसा रख। इतना कहकर वह सीधे महाराज प्रताप देव के दरबार में जा पहुंचा। उसने पूरी सच्चाई बताए बिना आधी बात रखी। महाराज, उसने हाथ जोड़कर कहा, युवराज का मन पास के गांव की एक जमींदार की बेटी पर आ गया है। उसी उलझन में वह भोजन तक नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही राजा हंस पड़ा, तो बस यही बात थी, कल ही रिश्ता भिजवा देते हैं। अगले ही दिन राजपुरोहित को आदेश मिला कि वह गांव मंगलपुर जाकर जमींदार हरिदत्त के घर युवराज के विवाह का प्रस्ताव रखें। जब यह प्रस्ताव हरिदत्त के घर पहुंचा तो पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। कहां राजमहल का युवराज और कहां हम साधारण खेतीहर लोग? हरिदत्त का मन आशंकाओं से भर उठा। उसका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजा के आदेश को ठुकराने का साहस भी उसमें नहीं था। आखिरकार भारी मन से उसने हां कर दी। जब यह समाचार उसकी बेटी चंपा तक पहुंचा तो वह चुप रह गई। उसने पिता से कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे याद थी अर्जुन देव की आंखों में भरा घमंड और उसके शब्दों में छिपी हुई वह भयानक धमकी। नियत दिन पर राजमहल से बारात मंगलपुर पहुंच गई। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच विवाह की सारी रस्में शुरू हुई। पंडित ने मंत्र पढ़ने आरंभ किए और चंपा को मंडप में बुलाया गया। 3 फेरे शांति से पूरे हो गए। जैसे ही चौथे फेरे की बारी आने वाली थी, अचानक युवराज अर्जुन देव धरती पर गिर पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई।
नीलकंठ और उसके अन्य साथी पहले से तैयार थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में शोर मचा दिया, युवराज को दौरा पड़ा है, जल्दी पालकी लाओ। हड़बड़ी में अर्जुन देव को पालकी में लिटाया गया और पूरी बारात उसे लेकर तुरंत वापस लौट गई। पल भर में सजा हुआ मंडप सूना रह गया, लेकिन इस पूरे हंगामे में किसी की नजर चंपा पर नहीं पड़ी। उसने चुपचाप युवराज की कमर से लटकती हुई कटार निकाल ली थी। जैसे ही बारात गांव से बाहर निकली, चंपा ने वही कटार अपने सामने रखी और पंडित से शांत स्वर में कहा, पंडित जी फेरे पूरे करवाइए। और इस तरह उसने अकेले ही विवाह की रस्म पूरी कर ली। समय बीतता गया, लेकिन राजमहल से कोई उसे लेने नहीं आया। हरिदत्त के पास भी इतना साहस नहीं था कि वह राजा के दरबार में जाकर अपनी बेटी के साथ हुए इस अपमान की फरियाद कर सके। गांव में सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन चंपा भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। वह दिन ब दिन और चुप होती गई। उसके मन में बस एक ही बात आग की तरह जलती रहती, मैंने अपना वचन निभा दिया, अब मेरी बारी है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरा मन बहुत अशांत है, यदि आप अनुमति दें तो मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, शायद वहां मुझे शांति मिल जाए। हरिदत्त ने सोचा कि यात्रा से उसकी बेटी का दुख कम हो सकता है। उसने बिना किसी संदेह के अनुमति दे दी और रास्ते के खर्च के लिए पर्याप्त धन भी दे दिया। और इसी तरह चंपा अपने घर से निकल पड़ी। लेकिन यह यात्रा तीर्थ के लिए नहीं थी, यह बदले की राह थी। चंपा का इरादा कभी तीर्थ जाने का था ही नहीं, उसका असली लक्ष्य था अर्जुन देव से बदला लेना। अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार वह उसी राजधानी देवगढ़ जा पहुंची जहां महाराज प्रताप देव का राज चलता था। पिता से मिले धन से उसने नगर की बाहरी बस्ती में एक सादा लेकिन साफ सुथरा घर ले लिया। अब वह खेतों में पली चंपा नहीं थी, बल्कि खुद को माधवी नाम की एक साधारण ग्वालिन बताने लगी। सिर पर हल्का सा घूंघट, चेहरे पर मासूमियत और चाल में सहज सरलता। उसने अपने रूप और व्यवहार को इस तरह ढाल लिया था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। उसने बढ़िया नस्ल की कुछ गायें खरीदी। रोज उन्हें हरा चारा ही नहीं, बल्कि किशमिश, बादाम और तरह तरह के सूखे मेवे भी खिलाती। कुछ ही दिनों में गायों का दूध इतना गाढ़ा और मीठा हो गया कि पूरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। माधवी ने उसी दूध से दही जमाना शुरू किया। हर शाम वह सजे हुए चौराहे पर अपनी मटकी रखकर बैठ जाती। जो भी दाम पूछता वह शांत स्वर में कहती, 100 रुपये कटोरी। उस जमाने में 100 रुपये सुनते ही लोग चौंक जाते। एक दिन युवराज का मित्र नीलकंठ उधर से निकला। उसने भी दही का भाव पूछा। कीमत सुनकर उसे लगा कि दही में जरूर कोई खास बात होगी। उसने दही खरीदी और सीधे राजमहल पहुंचकर अर्जुन देव को चखा दिया। जैसे ही अर्जुन देव ने पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा स्वाद उसने जीवन में पहले कभी नहीं चखा था। हैरानी से उसने पूछा, यह कहां से लाए हो? नीलकंठ हंसते हुए बोला, नगर के चौराहे पर एक ग्वालिन बैठती है, उसी की दही है। अर्जुन देव के मन में उत्सुकता जाग उठी। जिसकी दही इतनी अनोखी है, वह स्वयं कैसी होगी? और अगले ही दिन वह खुद चौराहे पर जा पहुंचा। वहां माधवी अपनी मटकी के पास शांत भाव से बैठी हुई थी। जैसे ही अर्जुन देव सामने आया, माधवी ने अपनी नजरें झुका ली। अर्जुन देव उसे पहचान नहीं सका, लेकिन उसकी सादगी और स्वाभाविक सौंदर्य ने उसके मन को बांध लिया। इसी तरह दिन बीतने लगे। दही के बहाने अर्जुन देव रोज चौराहे पर आने लगा। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा, हंसी ठहाके होने लगे और अनजाने में ही दोनों के बीच एक अलग सा रिश्ता पनप गया। एक दिन माधवी ने उसे अपने घर आने का न्योता दे दिया। यही वह पल था जिसका वह मन ही मन लंबे समय से इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद माधवी ने अर्जुन देव को अपने गर्भवती होने का समाचार दिया। यह सुनते ही अर्जुन देव घबरा गया, लेकिन माधवी ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे अपने गांव लौटना होगा। बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। अर्जुन देव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। विदा होते समय अर्जुन देव ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर उसके हाथ में रख दी और कहा, जब भी इस राज्य में आओ, पहरेदारों को यह दिखा देना, सीधे राजमहल पहुंच जाना। वह अंगूठी लेकर माधवी अपने गांव लौट आई। कुछ महीनों बाद उसने एक तेजस्वी, मजबूत शरीर और चमकती आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन उसने अपने पिता हरिदत्त को अपनी पूरी योजना बता दी। पिता सब कुछ सुनकर अवाक रह गया, लेकिन बेटी के साहस और दृढ़ निश्चय के आगे वह कुछ कह न सका। लड़का तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी ताकत और चतुराई पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई।
खेल कूद में वह अपने हमउम्र बच्चों से कहीं आगे था। एक दिन खेलते